हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर्या सिंह एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ लेट्स डिस्कवर इट, जहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स। यानी इस पूरे चैप्टर में हम उन फाइबर्स को पढ़ने जा रहे हैं जो एक्चुअली मैन मेड है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि उन प्लास्टिक्स के बारे में जो एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यहाँ तक कि हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को भी अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 1 और 2 वीडियो को कर दिया है कंप्लीट, नहीं देखा तो जाकर देख लो। द क्लॉथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, देखिए जो एक्चुअली होते, जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? फैब्रिक के बने होते हैं। पहली चीज़ याद रखो, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये फाइबर से बनते हैं, और ये फाइबर कहाँ से आता है? प्लांट से या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से। अब ये फाइबर क्या होता है? तो देखिए फाइबर्स की डेफिनेशन आ जाएगी, व्हेन थीन स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक yarn, दैट इज नॉन एज फाइबर। ओके, आपने बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स को पिछले क्लास में पढ़ के आए, जैसे हमारा आ जाता है कॉटन, हमारा आ गया जूट, हमारा और क्या क्या चीज़ें आ गई, सिल्क आ गया। ये सारी चीज़ें क्या है? ये है हमारे नेचुरल फाइबर्स। लेकिन हाँ, आज हम आर्टिफिशियल, जिन्हें हम मैनमेड फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्हें पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो ये फाइबर्स हैं इन्हें हम हाउस होल्ड आर्टिकल्स वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अगर अपने सामने कोई भी आर्टिकल देख रहे हो तो आप उसकी लिस्ट बना लो, कुछ कॉमन आर्टिकल्स की जो मैनमेड फाइबर से बने हुए हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू मैनमेड और नेचुरल, और नेचुरल है तो उसे भी लिख लो, लिस्ट बना लो ऐसे करके। यहाँ पे आपको थिंग का नाम लिखना है, एक तरफ मैनमेड और एक तरफ ह्यूमन मेड, उसमें टिक करो, क्रॉस करो। चलो यहाँ पे से लेते हैं हम, हमारे पास सिल्क की साड़ी है भाई, ठीक है, तो ये हमें प्लांट से मिली है तो हमने प्लांट में टिक किया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम चेयर देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम चेयर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं चेयर, चेयर यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, तो ऐसे करके आप कर सकते हो घर में। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू मैनमेड और नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए टेबल भी आपको यहाँ पे बनाने दिया गया। सीरियल नंबर लिखो, नेम ऑफ आर्टिकल लिखो, नेचुरल है आर्टिफिशियल, नेचुरल है तो यहाँ नेचुरल लिखो, आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल लिख देना। व्हाट डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल? क्या आपने लेबल किया इसमें से कुछ कुछ जो फाइबर्स थे वो क्या थे? आर्टिफिशियल थे। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। आपने प्रीवियस यानी पिछले क्लासेस में हम ये पढ़ के आए हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो वूल, सिल्क या फिर कॉटन, ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स दूसरे तरफ अगर हम देखें तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारे मैनमेड होते हैं, यानी ह्यूमन के द्वारा बनते हैं, इसलिए हम उन्हें सिंथेटिक फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर कहते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ट्राई टू रिकॉल दैट यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विथ हेल्प ऑफ अ थ्रेड, और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। ओके, कुछ बोली क्या? जैसे हम मोतियों की माला कभी देखते हो तो देखते हैं ना आप, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप पिक्चर में, देखिए या ये एक माला है ना, माला है, उसमें ये सारे क्या है भाई? बीड्स लगे हुए हैं, ये मिलकर एक क्या बनाता है? माला बनाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पेपर क्लिप की चेन। ठीक है, आपने एक के बाद एक को ज्वाइन किया तो ये एक चेन बन गई। तो आप देख सकते हो कि बीड्स है एक में, दूसरे में क्या है? हमारे पेपर क्लिप्स है, जिन्हें हमने एक के बाद एक को ज्वाइन करते चले गए तो हमारा एक चेन नुमा तैयार हो गया, यानी बहुत ही लंबा सा तैयार हो गया। तो सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन है जो स्मॉल यूनिट को ऐड कर करके हम क्या बनाते हैं? एक लंबी सी चेन बनाते हैं। ठीक है, वही है हमारा सिंथेटिक फाइबर। लेकिन इसमें जो हर एक सिंथेटिक फाइबर का जो स्मॉल यूनिट होता है वो एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, नेचुरल नहीं होता। और मैनी सच ए स्मॉल यूनिट कॉम्बाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, देखिए पॉलीमर क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। ओके, तो छोटे छोटे पार्ट जब मिलके एक बहुत ही बड़ा सिंगल पार्ट बनाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्या? पॉलीमर। ठीक है, जैसे मैनमेड में जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, हर एक जो हमारा देखिए हर मोनोमर का मतलब होता है एक सिंगल पार्ट, और जब बहुत सारे मोनोमर मिल के बनाते हैं एक लंबा सा चेन तो उसे हम कहते हैं
पॉलीमर, ठीक है। तो वो जो एक सिंगल मोनोमर होगा सिंथेटिक फाइबर में वो होता है केमिकल सब्सटेंस। लेकिन वहीं अगर हम अदरवाइज नेचुरल की बात करें तो हमारा जो नेचुरल फाइबर होता है उसमें जो हर एक जो मोनोमर होता है यानी जो वो सिंगल यूनिट होता है वो हमारा होता है नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है कहाँ पे, आगे क्लासेस में, ठीक है। कहाँ थे हम, या सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जो एक पॉलीमर होता है वो वही एक मोनोमर का ही रिपीटिंग यूनिट होता है, एक ही मोनोमर बार बार रिपीट होके बनाता है एक पॉलीमर। पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर हमारे नेचर में भी अकर होता है, यानी देखिए कैसे होता है। कॉटन एक एग्जाम्पल है पॉलीमर का जो सेल्यूलोज से बना होता है। देखिए कोई भी जो प्लांट होता है ना, देखिए प्लांट के सेल के बारे में आप पढ़ोगे तो प्लांट में ही हमारा प्रेजेंट होता है ओनली सेल वाल, अभी आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो सेल वाल होता है वो हमारे सेल्यूलोज से बना होता है, इसलिए मतलब एक तरह से यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सेल्यूलोज होता है उसी से हमारा पूरा कॉटन बना होता है। जो सेल्यूलोज होता है ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, यानी इसमें जो हर एक मोनोमर होता है वो ग्लूकोज यूनिट का होता है, ठीक है। और ये बनाता है एक पॉलीमर। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में कुछ सिंथेटिक फाइबर के नाम पहले तो आप सोच लो, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊँगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, सिंथेटिक, ये सारी चीज़ें क्या है, मैनमेड होती हैं, ठीक है। रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो यार फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ज़रूर पूछना और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आपको कमेंट में नहीं समझ आए तो मैं उसका आंसर आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी दे सकती हूँ अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई वो सब एक इंट्रोडक्शन था। तो सिंथेटिक फाइबर में पहला आता है रेयन। तो हम लोगों ने क्लास 7 में ये चीज़ पढ़ लिया है कि जो सिल्क फाइबर होते हैं वो सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, ठीक है, जिसे चाइना ने डिस्कवर किया था, लेकिन उसने ये बहुत दिन तक सीक्रेट बनाकर रखा था, बहुत दिन तक। फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक हमें सिल्क फाइबर से मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। हर एक आदमी तो अफोर्डेबल नहीं कर सकता ना उसे, लेकिन वो ब्यूटीफुल होता है। उसका जो टेक्सचर होता है वो इतना अच्छा होता है कि फैसिनेट, यानी हर एक में चाहत जगा देता है सिल्क लेने के लिए, एवरीबडी, यानी हर एक में, ओके। अटेम्प्ट वेर मेड टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क, ओके। जैसे देखिए इसे अफोर्ड कर नहीं सकती, जो रिच लोग होते थे वही अफोर्ड करवाते थे, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास में जो मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम, मुझे छोड़ो वो सब, डायरेक्ट जो अफोर्ड कर पाते हैं वो तो सिल्क ले ही लेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर जिन्हें सिल्क मतलब इसलिए ये चीज़ बनाया गया था, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, या तो सिल्क हमारा मिलता है भाई सिल्क वॉर्म से, ये तो आपने समझ लिया। दूसरी बात से चाइना ने बनाया था जिसे उसने गार्डेड सीक्रेट रखा था बहुत ही दिन के लिए। लेकिन ये जो फैब्रिक इससे हमारा सिल्क से ऑब्टेंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, ब्यूटीफुल होता है और हर एक में चाहत जगा देता है इसको लेने की। हाँ, तो वो लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं वो सिंपली सिल्क लेते हैं जो नेचुरल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वो आर्टिफिशियल से तो अच्छा होगा ही। तो अटेम्प्ट वेयर मेड टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क। तो साइंटिस्ट बैठे नहीं, बोले क्यों भाई, सिल्क हमेशा मतलब सिल्क है अच्छी बात है, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उन्हें क्वालिटी तो चाहिए, वैसे कपड़ा उन्हें उस क्वालिटी का ही मिल जाए, वो अदरवाइज आर्टिफिशियल हो। तो बहुत सारे अटेम्प्ट, यानी बहुत सारे अटेम्प्ट बनाए गए, बार बार किया गया किस चीज़ को, सिल्क आर्टिफिशियली सिल्क को क्रिएट करने के लिए। तो 19th सेंचुरी के इंड आते आते 19th सेंचुरी, अभी हम लोगों का चल रहा है 21st सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के इंड मतलब 1895 या फिर 90 से 95 या फिर 95 से अप, इसी चीज़ के बीच में हमारे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिल्क जो आर्टिफिशियली ऑब्टेन कर सकता है वो बना लिया था। तो साइंटिस्ट इस चीज़ में भाई सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने एक ऐसा सिल्क बना लिया जो एक्चुअली आर्टिफिशियल था, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी बिल्कुल नेचुरल सिल्क से, ओके। तो सच अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। उन्होंने एक वुड पल्प लिया, ठीक है, वुड पल्प यानी वुड के ऊपर का जो छिलका होता है ना उसे हम कहते हैं वुड पल्प। तो वो जो वुड पल्प था उसे लिया, उसमें उन्होंने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की, तो उसके बाद जो उससे फाइबर ऑब्टेन हुआ उसे ही हम रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं, ठीक है।
ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। ठीक है, आप ध्यान दो, यहाँ पे वुड पल्प की बात की गई है, तो वुड कहाँ से आएगा भाई? ट्री से आएगा। ट्री हमने मैनमेड तो बनाया नहीं है, नेचुरल है। तो मतलब ये देखिए, रेयन नेचुरल सोर्स से ही आया है, लेकिन फिर भी ये क्या है? मैनमेड फाइबर है। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, मतलब सस्ता था किसके मुकाबले? जो हमारा रियल सिल्क होता है उसके मुकाबले। और सिल्क फाइबर की तरह इसको भी वुवन यानी बुना जा रहा था हर एक कलर्स में, और इट कैन बी डाइड इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसे हर एक कलर में अवेलेबल था, यानी हर एक कलर में इन्हें डाई कर दिया जा रहा था। फिर रेयन, देखिए रेयन की बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। फिर हमारे साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने रेयन को कॉटन के साथ मिक्स किया, उससे बेडशीट वगैरह बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उसे ऊल के साथ मिक्स किया और कारपेट बनाना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के बाद हम देखिए हम लोगों ने क्या किया, रेयन की डिस्कवरी की। तो हमने रेयन प्लस कॉटन से बना क्या लिया? कारपेट, या फिर क्या बनाया था हमने? 1 मिनट, या बेडशीट बनाया था। तो हमने क्या किया, पहले रेयन और कॉटन को मिक्स किया, तो उससे हमने बना लिया बेडशीट। और हमने फिर रेयन और ऊल को मिक्स किया, जिससे हमने कारपेट बना लिया। जो नीचे में बिछाते हैं ना, उसे कारपेट बोलते हैं। कारपेट बन गया उससे। चलिए, हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स जो हमारे रेयन से बने, यानी आर्टिफिशियल सिल्क से। अब देख लेते हैं नायलॉन। नायलॉन बहुत ही हल्का है। ये जो नायलॉन है ये एक अनदर मैनमेड फाइबर है, यानी नायलॉन भी हमारा एक तरह का मैनमेड फाइबर है, जो 1931 में साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और हाँ, ये पहला एक ऐसा फाइबर था जिसे कोई भी रॉ मटेरियल, ठीक है, प्लांट या फिर एनिमल की रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया था इसमें। ठीक है, ये बस कोल, वाटर और एयर से ही बना था हमारा नायलॉन। सोच सकते हो क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, VVI या फिर स्टार मार्क कर लो। तो नायलॉन हमारा एक अनदर मैनमेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसे 1931 में बनाया गया था, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल्स विदाउट यूज। ओके, फिर इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कोल, वाटर एंड एयर। फिर इसे कोल, वाटर और नहीं, देखिए विदाउट इसके बनाया गया। तो ये बना कैसे? तो ये कोल, वाटर और एयर के यूज से ही बना था। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। यही था जो एक सिंथेटिक फाइबर जो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। मतलब जैसे हम लोगों ने रेयन बनाया तो उसमें हम लोगों ने ट्री यानी नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ किया, लेकिन हमने यहाँ नायलॉन बनाया तो उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया? मात्र यही चीज़, कोल, वाटर, एयर। ठीक है, नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग। नायलॉन की जो फाइबर थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था, यानी खींचोगे तो खिंचाएगा। इलास्टिक होता है लाइट, यानी हल्का होता है। लस्चरस भी उसमें उतना ही था। और इसे आप धूप, जैसे होता है ना कोई सिल्क की साड़ी है तो उसे आप ड्राई वॉश कराना होता है, लेकिन अगर आप रेयन लोगे तो उसे धो कर भी रख दोगे तो उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लस्चरस था भाई, चमक था उसमें, और ईजी टू वॉश करके रख दो, इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इससे क्लॉथ बनाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम लोग बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जो एक्चुअली नायलॉन से बने हुए हैं, जैसे हमारा सॉक्स, रोप, टेंट, टूथब्रश, और कार के जो सीट बेल्ट होते हैं, यहाँ तक कि स्लीपिंग बैग, कर्टन्स यानी पर्दा वगैरह जो होता है वो हमारे नायलॉन से बने होते हैं। ओके, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर क्लाइंबिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये जो नायलॉन होता है ना, हाँ, इसे हम लोग पैराशूट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। पैराशूट्स होता है ना, उसे बनाने में भी यूज होता है। यहाँ तक कि वो रस्सी जिससे आप रॉक क्लाइंब कर सकते हो, उसके लिए भी बनाने में यूज होता है नायलॉन का। तो अब ये चीज़ तो समझ में आ ही रही है कि नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए एक्टिविटी ये क्या कह रही है, आपको एक तराजू नुमा ऐसा बना लेना है भाई। एक तरफ आपको ले लेना है कॉटन का थ्रेड, एक तरफ लेना है नायलॉन का थ्रेड, और वेट पे वेट देते जाना है। देखना है कि कौन ज़्यादा भार सह पाता है। देखिए जैसे कि आप ले सकते हैं, यहाँ पे कॉटन ले लेना और देखना कि कितना केजी का वजन कॉटन ने सहा, ऊल कितना सहा, सिल्क कितना सहा और नायलॉन कितना सहा। ओके, अब देख लेते हैं पॉलिस्टर और एक्रिलिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। जो पॉलिस्टर होता है सॉरी, ये भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, एंड दिस इज मेड फ्रॉम द फाइबर so fabric made from this fiber does not wrinkle easily. okay, wrinkled का मतलब होता है उड़ना, ओके, आई मीन मुड़ना। ओके, तो ये जो पॉलिस्टर होता है ये एक तरह का सिंथेटिक फाइबर था स्टूडेंट्स, जो एक्चुअली फैब्रिक से बनाया गया था। फैब्रिक जो यूज हुआ था इस फाइबर में
इस फाइबर को बनाने के लिए जो फैब्रिक यूज हुआ था वो मुड़ता नहीं था जल्दी भाई, व्रिंकल, जैसे कॉटन के कपड़े आप रख दोगे उसे मोड़ कर तो उसे आपको आयरन करना पड़ता है, इसे विदाउट आयरन के भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि ये सिकुड़ता नहीं था, मुड़ता नहीं था, ये बिल्कुल एकदम कड़ाकड़ यानी क्रिस्प रहता था और इसे आप इजी टू वॉश यानी वॉश आराम से कर सकते थे, इसलिए ये क्वाइट सुटेबल था मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए लोगों को सुटेबल लगा। लेकिन आप इसे यूज़ तो कर रहे हो लेकिन इसमें आपको गर्मी बहुत लगेगी, मैं बता देती हूँ। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपने देखा होगा कि जो पीपल होते हैं ना वो पॉलिस्टर के शर्ट या फिर अलग अलग ड्रेसेस वगैरह जो होते हैं ना वो पहने होते हैं। आप देखिए टेरिलीन, टेरिलीन क्या है, ये टेरिलीन बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है पॉलिस्टर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ओके, तो ये जो टेरिलीन होता है ये इसलिए बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है पॉलिस्टर का क्योंकि ये फाइबर्स में यानी थीन जो यार्न्स होते हैं इनमें हम इन्हें ड्रॉन कर लेते हैं और इन्हें अदर यार्न की तरह, जैसे देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ क्योंकि देखिए पहले पॉलिस्टर क्या है, तो भाई पॉलिस्टर एक ऐसा सिंथेटिक है जो ईस्टर नाम का केमिकल सब्सटेंस होता है, ईस्टर मोनोमर से मिलकर पॉलीमर हमारा क्या बना है, पॉलिस्टर। ओके, और एक्रिलिक तो आगे जाके पढ़ेंगे। तो टेरिलीन इसमें पॉपुलर फॉर्म है पॉलिस्टर का। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है, तो ये जो होता है ना हमारे जैसे यार्न, देखिए कोई भी चीज़ पहले यार्न बनती है फिर यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो हमारा फाइबर बनता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये टेरिलीन इसलिए बहुत ही पॉपुलर फॉर्म था पॉलिस्टर का क्योंकि इसे हम एकदम अच्छे से यार्न में कन्वर्ट करके वोवन कर सकते थे फाइबर में। ठीक है, अब देखिए पहेली कह रही है माई मदर ऑलवेज यूज पीईटी बॉटल एंड पीईटी जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर्स। ये बोल रही है कि मेरी मम्मी जो है ना वो पीईटी बॉटल्स, पॉलीथाइलिन टेरेफ्थलेट बॉट होता है ये भी एक पॉलिस्टर का ही फॉर्म है, तो इसे मतलब इसके जार्स वगैरह खरीदती थी जिसमें चावल चीनी वगैरह वो स्टोर करके रखती थी। अब देखिए पीईटी होता क्या है, पहली को भी प्रॉब्लम था आपको ही प्रॉब्लम है। तो पीईटी पॉलीथाइलिन टेरेफ्थलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये जो पीईटी है ना ये बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का जिसे बॉटल, यूटेंसिल्स और फिल्म्स, वायर्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। पीईटी को हम लोग किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं, बॉटल बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में और वायर्स बनाने में। ओके, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अपने चारों तरफ देख लो, देखो क्या क्या भाई है आपके चारों तरफ जो पॉलिस्टर की बनी है। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। मैंने आपको बताया कि पॉलिस्टर एक ऐसा पॉलीमर है जो एक्चुअली ईस्टर मोनोमर से बनकर पॉलीमर बना हुआ है। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। ओके, ईस्टर एक ऐसा केमिकल है जो फ्रूट को उनकी स्मेल देता है। ओके, फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेराकॉट एटसेट्रा। जैसे कुछ अगर फैब्रिक आपको मिले, आप बोलोगे भाई ये कौन सा कपड़ा है तो बोलेगा पॉलीकॉट है, मतलब उसमें पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स होता है। पॉलीवूल बोलोगे तो उसमें पॉलिस्टर और ऊल मिक्स होता है। ठीक है, आप देखिए हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें बना ली, सिल्क भी बना लिया हमने, आर्टिफिशियल नायलॉन बना लिया, अब हमने ऊल को भी नहीं छोड़ा, हम लोगों ने आर्टिफिशियल ऊल भी बना लिया जिसको हम एक्रिलिक कहते हैं। अब देखिए वी वियर स्वेटर एंड यूज सॉल्व और ब्लैंकेट्स इन अ विंटर। हम लोग स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं या फिर कम्बल वगैरह विंटर में जो यूज़ करते हैं ये सारे हमारे नेचुरल ऊल से बने होते हैं। ठीक है, जिनका एपियरेंस तो बहुत ही रिजेंबल होता है, नहीं वो रिजेंबल दिखते हैं कि भाई ये ऊन है। ठीक है, देर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। ठीक है, ऊल से तो बनते ही हैं लेकिन एक तरह का और आता है, देखिए क्या होता है ये, कुछ कुछ जो होता है ना ऊल, जैसे अगर आप एक स्वेटर का दाम है 200 रुपीज़, ठीक है, लेकिन दूसरा एक स्वेटर है जो फैसिनेटेड है, लस्ट्रस है, वो भी ठीक है लेकिन उसका दाम रहता है 1500 या फिर उससे भी ज़्यादा। 1500 वाला होता है चलिए हमारा रियल ऊल, लेकिन उसमें जो सस्ता वगैरह स्वेटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो होते हैं हमारे एक्रिलिक, जिन्हें आप आर्टिफिशियल ऊल भी बोल सकते हो। तो जो नेचुरल ऊल होता है ना वो बहुत, जो नेचुरल सोर्स से हमारा आता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक्सपेंसिव होता है, और जो क्लॉथ एक्रिलिक से बने होते हैं वो चीप होता है उसके मुकाबले। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कलर्स में अवेलेबल हैं हमारे एक्रिलिक। और सिंथेटिक फाइबर
और अगर बात करें तो नेचुरल फाइबर के मुकाबले में जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत दिन चलते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और मेक दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। यही कुछ कैटेगरीज हैं, यानी यही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉट कैटेगरीज, यही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिंथेटिक फाइबर को फेमस बना दी भाई नेचुरल से, याद रखना। ओके, वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ओके, क्लास 7 में हमने किया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था उसमें, मैं बता दीजिए। नेचुरल फाइबर तो ठीक से बर्न हुआ था, लेकिन सिंथेटिक फाइबर थोड़ा सा गला था, ठीक है, मतलब मीन पिघला था, ठीक है, और उससे थोड़ी सी स्मेल भी आई थी, थोड़ी जली हुई, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस द सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं जब वो गर्मी के पास ले गए, जब हमने उन्हें जलाया था तो वो क्या हुए थे भाई, वो मेल्ट हो गए थे। कहाँ थे हम, या दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एडवांटेज तो बहुत सीखा, लेकिन डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज क्या है पता है आपको? डिसएडवांटेज ये है कि वो हीटिंग पे मेल्ट कर जाता है, ठीक है। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डेंजरस। अगर आपने पहने हुए हैं एक तरह से सिंथेटिक फाइबर्स, अगर वो मेल्ट कर जाए, आई मीन अगर आप आग के पास वो मेल्ट कर जाए तो आपकी बॉडी से चिपक के आपकी बॉडी को जला देगा ये, ओके। तो इसलिए मैं तो बोलूँगी किचन वगैरह में मत यूज़ किया करो इसको। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन और लेबोरेटरीज। तो आप भी ध्यान रखना, लेबोरेटरीज और किचन में कभी सिंथेटिक फाइबर मत पहनना। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। लेकिन पहले की माँ कभी पॉलिस्टर के कपड़े पहनती ही नहीं थी किचन में, पता है क्यों? क्योंकि वो मेल्ट कर जाता था। All the synthetic fiber are prepared by a number of process using raw material of पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, ओके। तो बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर जो हमारे बहुत सारे प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल उसका होता है पेट्रोलियम ऑरिजिन, तो उसे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ओके। आप देखिए, इसी के साथ साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक फाइबर की, जिसे हम आज देख लेते हैं। या इमेजिन दैट इज़ अ रनी डे। चलिए मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है भाई। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई? कैसे अम्ब्रेला यूज़ करोगे आप, बताओ जल्दी। अब क्या बोलूँ मैं आपको, अब कॉटन अम्ब्रेला तो मिलता है नहीं जो यूज़ करोगे, मिलता कौन सा है भाई? एकदम सिंथेटिक फाइबर वाला। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो या ओके या तो कहा था या तो आप कौन सा यूज़ करोगे? सिंपली ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये एक्सपेंसिव तो कम होता ही है, रेडियली अवेलेबल हो जाता है, नहीं हर जगह मिल जाएगा। दूसरी बात होती है जल्दी सूख जाता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी या तो यही सारी चीज़ें हैं जो उनको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर देती है। तो भाई सूख जाता है जल्दी, तो हम सिंथेटिक फाइबर का ही अम्ब्रेला यूज़ करेंगे ना। यहाँ पे ये याद रख लो कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा दिन चलता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और उसे मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी में आपको एक सिंथेटिक फाइबर लेना है और एक नेचुरल फाइबर ले लेना है, उसके बाद धूप में देना है। देखते हैं कौन पहले सूखता है, तो सिंथेटिक वाला पहले सूखेगा। ये एक्टिविटी की वीडियो मैं लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए 1 लाख लाइक्स जो आपको करने होंगे। लेकिन इस एक्टिविटी को आप पेरेंट्स के अंडरगो में करना, क्योंकि आपको सिलेक्ट करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। आप नेचुरल फाइबर एकदम पूछ के सिलेक्ट करना, उसके बाद आपको एक सिंथेटिक फाइबर चाहिए, उसके बाद आपको उसको पानी में सोक करके और देखोगे तो जल्दी सूख जाएगा। तो उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात करना भाई, पूछना कि इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, कितने दिन से था, कॉस्ट क्या था, मेंटेनेंस उसे वो आपकी मम्मी से मेंटेन कैसे करती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर से ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी भी होगी, कॉस्ट लेकिन कम होगा, और उसकी जो मेंटेनेंस होगी ना वो आसानी से हो जाएगी, ठीक है। आप कोई भी सर्फ डिटर्जेंट में वॉश कर सकते हो, आप उसको धूप में सुखा सकते हो, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। नाउ कम ऑन द टॉपिक ऑफ प्लास्टिक्स। देखिए, यू मस्ट हैव फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आप बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स से फैमिलियर होगे बच्चों, जो आप एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हो। बहुत सारे टॉयज़ आप यूज़ करते हो, जो चेयर आप यूज़ करते हो, कभी कभी जो स्लीपर्स आप यूज़ करते हो वो भी प्लास्टिक्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाया गया, ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट और ये है क्रॉस लिंक्ड। लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में जो चला जा रहा है कुछ ऐसे, उसे कहते हैं लीनियर। क्रॉस लिंक्ड होता है वो क्रॉस होगा, यानी
क्रॉस होगा कुछ फिगर नंबर बी में जैसा दिखाया गया है। ओके, अब देखिए प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर। प्लास्टिक्स क्या है भाई? पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर की तरह ही। और प्लस ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सारे प्लास्टिक्स का एक तरह का यूनिट अरेंजमेंट नहीं होता है, कुछ का लीनियर होता है, कुछ का क्रॉस लिंक्ड होता है। जो प्लास्टिक्स अवेलेबल होते हैं ना बहुत सारे शेप्स में, साइजेस में, जैसे कि आप 3.7 फिगर में देख सकते हो, ये रहा आपका फिगर। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज़ पॉसिबल? आप क्या सोचे हो कि ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? प्लास्टिक्स को हम कैसे मोल्ड कर पाते हैं, यानी उसके शेप दे पाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। प्लास्टिक्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, उसे शीट्स में रोल कर सकते हैं, और वायर्स में भी। वायर का जो आउटर कवरिंग होता है वो भी प्लास्टिक्स का ही होता है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है भाई हमारे प्लास्टिक का। पॉलीथीन। पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। जो पॉलीथीन एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स का, जो पॉलीथीन बैग्स बनाने में इसका यूज़ होता है। पॉली प्लस इथीन होता है ये। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब एक प्लास्टिक को खुद से मोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। क्या वो ईजिली बेंड होता है? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, ठीक है। कुछ प्लास्टिक तो मुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ब्रश आप जो आप करते हो ना, उसको हल्का सा ही मोड़ोगे ना, वो टूट जाएगा, ठीक है। उसी के जगह अगर आपका कोई टॉय हो, तो अगर आप उसको मोड़ो जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, तो वो मुड़ जाता है, ठीक है। ओके, या व्हेन वी हॉट वाटर टू प्लास्टिक बॉटल इट कैन डिफॉर्म। कभी कभार क्या होता है कि हम हॉट वाटर जब बॉटल में देते हैं तो वो क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि उसकी जो फॉर्म होती है, उसका शेप होता है, वो मेल्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो सच प्लास्टिक विच कैन गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। तो वो प्लास्टिक्स जो मेल्ट हो जाते हैं यानी पिघल जाते हैं, बेंट हो जाते हैं यानी मुड़ जाते हैं हीटिंग पे, उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक हमारा दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक सीख लिया आपने। पॉलीथीन और पीवीसी हमारा एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, जिसे हम टॉयज़ वगैरह, कॉम्ब यानी कंघी और बहुत सारे कंटेनर्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। दूसरे तरफ कुछ प्लास्टिक जिन्हें हम एक ही बार मोल्ड कर सकते हैं और फिर वो हीटिंग पे भी सॉफ्ट नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है बेकालाइट और मेलामाइन। ये कोई पॉपुलर फॉर्म है प्लास्टिक्स के जो है हमारे थर्मोसेटिंग, ठीक है। ऊपर में था पीवीसी और पॉलीथीन जो है हमारा थर्मोप्लास्टिक, बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं। जो बेकालाइट होते हैं ना, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इससे हमारा इलेक्ट्रिक स्विचेस और बहुत सारे वर्सेटाइल मटेरियल्स का बहुत सारे यूटेंसिल्स का हैंडल बनाया जाता है, क्योंकि जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो हीट हमारे हैंडल पे ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए। और देखिए अब आता है मेलामाइन पे। मेलामाइन एक वर्सटाइल मटेरियल है जो हीट को रेसिस्ट कर सकता है और दूसरे प्लास्टिक्स के मुकाबले ज़्यादा हीट झेल सकता है बेचारा, ठीक है। इसलिए हम इसे किचन वेयर यानी किचन के बर्तन, फ्लोर का टाइल्स वगैरह और वो फैब्रिक्स जो फायर को रेसिस्ट कर सके, वो सारी चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं, जो हमारा दिया हुआ है फिगर में। 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट, फिगर 3.8 में ये चीज़ दी गई है। इसमें आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दिखाए गए हैं, आप देख लो। चलिए देखिए, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कॉन्वीनियंट। अगर आज बोलूँ कि चलो अचार रखते हैं, फूड स्टोर करते हैं, चीनी रखते हैं, नमक रखते हैं, डेयरी प्रोडक्ट रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, अरे प्लास्टिक का ले आओ डब्बा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक आज बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, उसका वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, कम पैसा में मिल जाता है, अच्छा स्ट्रेंथ देता है और ईजी से आप उसको हैंडल कर सकते हो, इसलिए। और अगर वो लाइटर होता है ना, और कोई मेटल्स के कंपेयर में जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, मतलब हल्का होता है, इसलिए प्लास्टिक्स को हम लोग कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
अगर हम बात करना शुरू करें ना कि प्लास्टिक्स का यूज़ किस किस आर्टिकल में होता है, तो लिस्ट हमारी एंड ही नहीं होगी, क्योंकि आजकल प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अगर आप थर्मोप्लास्टिक का यूज होगा तो अच्छा होगा, लेकिन थर्मोसेटिंग का होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, लैंड पॉल्यूशन होती है उससे। तो स्लीपर, चप्पल, फर्नीचर, डेकोरेटिंग पीस वगैरह बनता है हमारा प्लास्टिक्स से। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लास्टिक की जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपके बुक में दिए गए हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों आपका, आई एम सो सॉरी, या पहला है कि जो प्लास्टिक होता है वो लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है। सेकंड है कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, तो हम उसमें केमिकल वगैरह रखने में भी यूज़ करते हैं। थर्ड है कि जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। You know that metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air। आप ये जानते होगे कि मेटल को जब हम पानी में छोड़ देते हैं, जब आप आयरन को बाहर छोड़ दोगे ना, तो वो क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, उस पर पूरा एकदम जंक लग जाता है। अपने घर में सुना होगा बोलते हुए, वो उस पर रिएक्शन हो जाता है हमारे H2O का या फिर O2 का, दोनों का। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक्स को छोड़ दो ना तो वो वाटर से रिएक्ट करेगा ना तो एयर से रिएक्ट करेगा, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव होता है और फेमस होता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसलिए हम लोग प्लास्टिक्स को बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि हमारा केमिकल्स। ओके, नींबू का जो अचार होता है ना, ठीक है, उसे कभी भी स्टील का जो बर्तन होता है मेटल, उसमें नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कि लेमन में होता है एसिड, और एसिड कैसे रिएक्ट करता है हमारे मेटल्स के साथ। यहाँ तक कि जो हमारा प्लास्टिक होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ मटेरियल में तो आई एम सॉरी अवेलेबल है ही, उसी के साथ साथ वो नॉन रिएक्टिव होता है, यानी कोई किसी भी तरह की चीज़ से वो रिएक्ट कर ही नहीं सकता है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोई चीज़ क्यों ना हो। ओके, प्लास्टिक या मैंने बता दिया आपको नॉन रिएक्टिव होते हैं। अब देखते हैं आगे। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। तो बच्चों वाली चीज़ है, बस रीड करती हूँ, आप खुद समझ जाओगे। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दे वेर यूज्ड इन द पास्ट। आप अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो कि किस तरह की बाल्टी वो पास्ट में यूज़ किया करते थे। तो बकेट या फिर जो मग यूज़ किया करते थे, वो मटेरियल का बकेट और मग आज भी यूज़ क्या होता है। क्या एडवांटेज है हमारे प्लास्टिक कंटेनर के, सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट। क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताया क्या एडवांटेज। प्लास्टिक हमारा लाइट होता है भाई, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, और डिफरेंट शेप और साइजेस में मोल्ड कर सकते हैं, और वेरियस पर्पसेस के लिए भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक्स जो होता है वो मेटल से चीपर होता है, यानी सस्ता होता है। इसके बावजूद इसे हम इंडस्ट्री और हाउस होल्ड आर्टिकल्स वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। ओके, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप देखते हो कि मम्मी पापा को। अब देखिए प्लास्टिक्स जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आप तो सीख ही चुके हो। इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं ना, उसमें प्लास्टिक कवरिंग होती है। उसके स्क्रू ड्राइवर पे आप प्लास्टिक की कवरिंग देखोगे। क्यों? क्योंकि ये इससे आपको शॉक ना लगे, इसलिए दिया जाता है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, डिड यू नो, अभी पढ़ेंगे। उससे पहले फ्राइंग पैन्स या फिर जो सस्पेन वगैरह होता है, उसका हैंडल भी प्लास्टिक का होता है, जिससे हैंड जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र करके आपके हाथों तक ना आए। ओके, पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल थी, पहले उससे पहले ये देख लेते हैं डिड यू नो। अब डिड यू नो क्या है, और उसके बाद आपका एक टॉपिक और बचा है जो है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। बस इसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बोले क्या? Plastics find extensive use in the healthcare industries. Some example of their use are the packaging of tablets, thread used for stitching wounds, syringes, doctor gloves, and a number of medical instruments. Okay, जो प्लास्टिक्स का यूज होता है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक्स होते हैं उन्हें हम टैबलेट की पैकेजिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऊन को जो सिलने वाला थ्रेड होता है वो भी हमारा प्लास्टिक से बनता है। सिरिंज जो होता है, सुई जो होती है वो भी बनती है, और डॉक्टर का जो ग्लव्स होता है, ठीक है, और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे प्लास्टिक से ही बनते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। ठीक है, जो प्लास्टिक कुछ स्पेशली प्लास्टिक्स के कुकवेयर होते हैं जो माइक्रोवेव के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें फूड बनाया जाता है, फूड को वो कुक कर देता है, पर प्लास्टिक्स के वेसल्स को कुछ नहीं होता।
Teflon is a special plastics on which oil and water do not stick. It is used for non-sticky coating on the cookware. टेफ्लॉन एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म है प्लास्टिक्स का जो जिस पे तेल या फिर जो वाटर होता है वो चिपकता नहीं है, तो उसे हम कोई भी जैसे मेटल का जो बर्तन होता है उसके ऊपर में टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। इसका बर्तन नहीं बनाया जाता, कोटिंग की जाती है बस। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो फायर प्रूफ भी होते हैं भाई। तो सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजीली, ओके। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो फायरमैन होते हैं ना, कहीं आग लग जाता है तो फायरमैन को बुलाना पड़ता है बुझाने के लिए। वो क्या करते हैं, कोट एक मेलामाइन प्लास्टिक जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेम को रेसिस्ट कर सकता है, मैंने अभी जस्ट बताया था, उसका एक कोटिंग रहता है उनके ड्रेस पे इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं ना तो हम देखते होंगे कि प्लास्टिक से ही लपटा हुआ हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ तक कि सब्जी वगैरह जो लेते हैं वो भी हमें पॉलीथीन बैग्स में मिलता है, ठीक है। तो दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेट्स कीप ऑन गेटिंग एक्यूमुलेट इन आवर हाउसेज। यही एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि प्लास्टिक का जो सामान है या फिर प्लास्टिक पॉलीथीन हो गया या फिर प्लास्टिक का जो वेस्ट हो गया वो हमारे घर में एक्यूमुलेट यानी जमा क्यों हो जाता है, क्योंकि आजकल प्लास्टिक का ही बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक्स का हमने एडवांटेज तो पढ़ा, लेकिन अब हम मेजर डिसएडवांटेज पढ़ने जा रहे हैं जिसे आप ध्यान से मतलब सुनना। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वेज टू द गार्बेज, ठीक है। अल्टीमेटली जब यूज़ हो जाता है तो प्लास्टिक का रास्ता हो जाता है हमारे गार्बेज में वो चला जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ये जो प्लास्टिक्स का डिस्पोजल होता है, हम जहाँ जैसे वेजिटेबल पील वगैरह हुआ, हमने उसे जैसे ही फेंकते हो डिस्पोज होता है तो वो सड़ जाता है, फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक होता है मिक्स नहीं होता। अब आगे देखते हैं क्यों। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। नेचुरल प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी जो मटेरियल होता है वो डिकम्पोज करता है वो है एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। उसे हम करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेकिन वो जो एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से भी डिकम्पोज नहीं होते उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यही है हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंस। अदरवाइज कीप इट अप। या टेबल 3.3 में आपको दिखाया गया है वेजिटेबल्स के पील्स, फ्रूट या फिर जो फूड वगैरह लेफ्ट ओवर हो जाता है उसे हम फेंक देते हैं, वो हमारे 1 से 2 सप्ताह में सड़ जाता है बिल्कुल, तो वो है हमारा बायोडिग्रेडेबल। कुछ सब्सटेंस जैसे पेपर हो गया वो 10 से 30 दिन में भाई डिग्रेड होता है, तो वो भी बायोडिग्रेडेबल है भाई। अब तीसरा, कॉटन का जो क्लॉथ है वो 5 महीने 2 से 5 महीने में तो वो भी डिग्रेड हो ही जाता है। वुड हमारा 10 से 15 साल ले लेता है तो ये भी डिग्रेड हो जाता है। उलन का क्लॉथ 1 साल में हो जाता है तो ये भी हो जाता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम का हो गया, हमारे मेटल का कैन हो गया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये 500 साल 100 से 500 साल में डिकम्पोज होंगे नहीं भी होंगे, इसलिए हम इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखते हैं। प्लास्टिक बैग्स तो आप सब जानते हो कि कितने साल लेंगे ये किसी को पता नहीं, इसलिए ये भी हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आता है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, ठीक है, इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नहीं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट का दोस्त नहीं है, इसलिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काउज करता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डू नॉट कंप्लीट बर्न ईजिली। जो सिंथेटिक मटेरियल होता है ना वो मतलब वो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ द सिंथेटिक फाइबर तुरंत बर्न नहीं होता, उसका बर्निंग स्लोली होता है, ठीक है, और कंप्लीटली बर्न भी होता नहीं है। लेकिन जब हम उसे जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइजनस गैसेस रिलीज होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर सकता है। ओके, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। प्लास्टिक्स का यूज छोड़ दो जितना हो सके। मेक यूज ऑफ बैग मेड अप ऑफ कॉटन और जूट। उन बैग्स का यूज़ करो जो कॉटन और जूट के बने होंगे जब आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को सेपरेट कलेक्ट करो और अलग अलग जगह डिस्पोज किया करो, ये चीज़ किया करो, ठीक है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, अपने घर में भी ये सारी चीज़ें सबको बताओ जो आपने आज सीखा है, और एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन करो। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। क्या आपके पास और कोई वेज है जिसके थ्रू आप लोगों को और खुद को प्लास्टिक यूज़ कम से कम यूज़ करने के लिए सलाह दे सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। ये प्लास्टिक के वेस्ट को रिसाइकल करना बेटर है, यानी
ठीक है, ऐसा हो सकता है। पहली चीज़, जैसे थर्मोप्लास्टिक को ही आप रिसाइकल कर पाओगे ना, बाकी को तो नहीं कर पाओगे। तो उन आइटम्स की लिस्ट बनाओ जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। और ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टन कलरिंग एजेंट आर एडेड, ठीक है। तो जो हमारे थर्मो प्लास्टिक्स होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। जब रिसाइकल किया जाता है तो उसमें कलर वगैरह ऐड किया जाता है। तो दिस लिमिट इट्स यूज स्पेशली स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा है, मतलब देखिए कितना बड़ा मतलब यूज यहाँ पे बताया गया, जरा समझो इसको। थर्मो जो प्लास्टिक है, जब हम इसे रिसाइकल करते हैं ना, तो इसमें अगर कलरिंग एजेंट ऐड कर दिया जाए तो ये लिमिट कर देगा। और इसका जो यूज है, इसे स्टोरेज ऑफ फूड में इसका यूज होने नहीं लगेगा, क्योंकि जो कलर होगा हो सकता है फूड में लग जाए इस चीज़ के लिए। तो 5R प्रिंसिपल है यहाँ पे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज, ठीक है। ये आप यूज करो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो। अब फाइबर वाइज देखते हैं। फाइबर वाइज में दिया गया है कि प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए, कॉटन बैग को कैरी करना चाहिए शॉपिंग के टाइम पे, और प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज़ करो। स्टील लंच बॉक्स यूज करो प्लास्टिक के जगह पे, क्योंकि प्लास्टिक मिल जाता है फूड के साथ, ऐसा किया कहा जाता है, लेकिन हम लोगों ने तो अभी जस्ट पढ़ा कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन ये सोच के प्लास्टिक के बर्तन मत यूज़ किया करो, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है ना, जो बर्तन बने होते हैं वो होते हैं किस प्लास्टिक के, कमेंट में बताना। और वो जो प्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल होंगे नहीं होंगे, इस तो हमारा लैंड पॉल्यूशन भी काउज करेगा वो। आपने कभी कभार देखा होगा, या मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ, कि कचरे में कभी कभार लोग क्या करते हैं ना, फूड रैपर वगैरह प्लास्टिक के फेंक देते हैं। क्या होता है, फिर से एनिमल खा लेते हैं। और जब इसे एनिमल खाता है तो जो एनिमल का होता है ना स्टमक का लीनिंग, उसमें ये जाकर चिपक जाता है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देता है, जाम कर देता है, इनसे उनकी डेथ हो जाती है। तो पॉलीथीन बैग्स को इधर उधर मत फेंका करो, खासकर नाले वगैरह में तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और केयरलेसनेस से थ्रो मत किया करो। चिप्स बिस्किट जो भी आप खाते वगैरह हो, तो उसका जो रैपर होता है उसे डस्टबिन में डाला करो। पार्क या पिकनिक प्लेस जो होता है गवर्नमेंटल प्लेस, वहाँ पर मत थ्रो किया करो। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो सबको बताओ कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को कैसे भाई पॉल्यूट कर रहा है, और इस पॉल्यूशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। ऐसे ही करके मैं लाऊंगी अगले दिन आपके लिए चैप्टर 4 का वीडियो। अगर चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ऑन। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।